इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन का अपने को पता है क्या था, जिस टाइम पे अगर मैंने किसी डायपोल के अंदर, डायपोल क्या था जिसके अंदर एक तरफ हमने प्लस चार्ज रखा, एक तरफ माइनस चार्ज रखा, और इन दो चार्जेस को 2a के डिस्टेंस से सेपरेट किया, तो उनसे ज्वाइन होने वाली वो सीधी सीधी लाइन हमने क्या कहा था कि ये एक्सियल थी। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन होती है जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन जाती है, जो इस डायपोल को कनेक्ट करने वाले डिस्टेंस के परपेंडिकुलर जो एक लाइन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल। अब मान लेते हैं इस इक्वेटोरियल प्लेन में, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मुझे इस P पॉइंट पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, P, A और B। कोई दिक्कत किसी को? अब लास्ट टाइम हमने जब डेरिवेशन करी है मैंने उसके अंदर क्या बोला था कि कुछ चीजों को हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। कैसा स्टैंडर्ड? पहला ये कि जो डिस्टेंस है डायपोल का वो 2a रहेगा, सेंटर से डिस्टेंस a और a, तो सेंटर पॉइंट का नाम हमने रखा था लास्ट टाइम O, और जो सेंटर से जो डिस्टेंस था, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उस डिस्टेंस का नाम हमने रखा था R। ठीक है, अब ये क्लियर मैं क्यों बोल रहा हूं कि स्टैंडर्ड बनाओ, ताकि R दिखते ही तुम्हें समझ में आए R इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और A का मतलब सीधा सा क्या है? जो 2a है डिस्टेंस ऑफ द डायपोल, उसका हाफ डिस्टेंस, यानी कि सेंटर से लेके किसी एक चार्ज का डिस्टेंस। तो R वही R आ गया, सेंटर से जो डिस्टेंस है A वही डिस्टेंस आ गया जो हमारे पास डायपोल की लेंथ के लिए आएगा। अब यहां से अगर मैं सेंटर से एक ये डिस्टेंस की बात करूं और ये डिस्टेंस की बात करूं, देखो बच्चा, सिंस ये डिस्टेंस सेम था, ये परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस POB ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊं तो ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट आएगा कि नहीं? और ये भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट आएगा। तो हमारे पास PA और PB डिस्टेंस सेम है। इसका डिस्टेंस क्या है? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट, सेम इसका रहेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट। किसी को दिक्कत? अब जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां हम अज्यूम क्या करते हैं? यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, +1 चार्ज रख दिया मैंने। अब सिंस दिस चार्ज इज पॉजिटिव इन नेचर, बी जो पे जो रखा हुआ है इसका नेचर क्या बचा? पॉजिटिव। बीइंग पॉजिटिव इन नेचर, लाइक चार्ज विल रिपेल लाइक चार्जेस, है ना? तो मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ धक्का मारेगा कहीं। यहां डन है। बी से P की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स आएगी यहां तक अलोंग BP। हाँ जी, पीछे से खुला बच्चा, बैक साइड से आओ। ये वाली बात समझ में आई? तो ये हमारे पास क्या है? B से P की तरफ डिस्टेंस की तरफ जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास क्या आ गई? फोर्स। मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल्स भी सेम रहेंगे। इसका नाम रख लेते हैं E1। E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q ऑन B। किसी को इसमें दिक्कत? सॉर्टेड। तो अब एक बात देखो बच्चा, इधर से मैं एक परपेंडिकुलर, मतलब एक सीधी सी AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो यहां पर ये एंगल थीटा बना कि नहीं? ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो बच्चा, यहां पे एक बार ध्यान देना। क्यों मैं यहां बता रहा हूं? क्योंकि यहां पे कलर्स के हिसाब से मे भी तुम डिस्टिंग्विश ज्यादा अच्छा करोगे। ये वाला जो लाइन जा रही है, जो ग्रीन वाली, ये ऊपर की साइड गई कि नहीं गई? मैंने यहां से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी है जो नीचे वाली लाइन के जस्ट पैरेलल थी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हुआ कि नहीं? ग्रीन ग्रीन वाला। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। डन है। अब मेरे पास जो ये E निकल रहा है, E1 जा रहा है, इसके दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट जाएंगे बच्चा। एक जाएगा इधर को E1 साइन थीटा, और इधर को क्या जाएगा बच्चा? E1 कॉस थीटा। किसी बच्चे को इस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है? यहां तक बहुत क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है। अब एक बात देखो जरा, E1 इन मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर होके वो स्क्वायर रूट तो कट गया, और इसकी डायरेक्शन कहां है? अलोंग P, अलोंग BP, अलोंग BP है।
डन है, किसी को दिक्कत है इसमें? हाँ जी, बीपी बीपी कैप कर लो। वो अलोंग बीपी से फायदा क्या रह जाता है कि हम वेक्टर्स में जबरदस्ती का वो नीचे क्यूबिक वाली इक्वेशन पे नहीं पहुंचाना चाहता, वरना हमारी डेरिवेशन स्विच हो जाएगी थोड़ी सी। अलोंग बीपी लिख के चलो, ज्यादा आसान लगेगा। हमेशा साइकोलॉजिकली भी हमारे लिए सोचना आसान हो जाता है कैप वगैरह डालने से। ऐसे रहने देते हैं अलोंग बीपी। डन है। अब इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी सबको समझ में आ गए। एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं px, मान लो ऐसे px है। तो एक px के अलोंग E1 cos थीटा और py के अलोंग क्या बन गया हमारे पास, ऊपर की तरफ जो है E1 sin थीटा। किसी को इसमें दिक्कत? सॉर्टेड। मैग्नीट्यूड क्या है, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अलोंग बीपी। डन। अब ऐसे ही जो नीचे वाला चार्ज है बच्चा, वो इस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो नीचे वाला चार्ज होगा वो इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किसी को इस बात को सोचने में परेशानी तो नहीं है? क्योंकि बीइंग नेगेटिव इन नेचर, इट हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दैट पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड इटसेल्फ। और जब ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा तो इसका नाम हम रख लेते हैं E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q एट P। तो E2 का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय डिस्टेंस क्या था, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर हुआ, तो ये बना। और इसकी डायरेक्शन क्या आई, अलोंग PA, अलोंग PA। निकला कि नहीं? मैग्नीट्यूड वाइज ये ध्यान से देखो, सेम निकल रहा है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। बिल्कुल ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास सेम निकल रहा है। अब एक और चीज देखो, यहां एंगल अगर थीटा था तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये भी एंगल थीटा बना कि नहीं? क्लियर है? इस डायग्राम में नोट डाउन करो, यहां रेड वाला एंगल अगर ये थीटा था तो इसकी वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये भी थीटा है। बिल्कुल है कि नहीं? अब ये नीचे को है अगर, तो इसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो। कहां कहां निकलेगा? एक निकलेगा नीचे को, ये जो नीचे की तरफ लाइन आई है ये क्या निकलेगा बच्चा, ये निकलेगा E1 E2 sin थीटा। और जो इधर को निकलेगा ये क्या निकलेगा, जहां एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट, E2 cos थीटा। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? अब एक बात देखो बेटा, E1 और E2 इन मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? मैग्नीट्यूड वाइज E1 और E2 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। थीटा थीटा दोनों में सेम है। अगर थीटा थीटा भी सेम है तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बिल्कुल सेम है कि नहीं? बट डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे वाले कंपोनेंट से कट गया। सॉरी, कॉस नहीं, साइन वाला। साइन वाले ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो साइन कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए कि नहीं? जो ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा थे, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, कैंसिल आउट हो गए। तो नेट E सिर्फ हमारे पास कहां बच गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो E नेट क्या मिल गया बचा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। एंड E1 और E2 को अगर मैं मैग्नीट्यूड में इक्वल होने की वजह से E से ही रिप्रेजेंट कर दूं तो हमारे पास क्या निकल गया, 2E cos थीटा। किसी को परेशानी इसमें? समझ में आया? क्योंकि वर्टिकल वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला नेट अलजेब्रिक सम बचा कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? जो ये ग्रीन वाला कंपोनेंट और ये रेड वाला कंपोनेंट E2 sin थीटा E1 sin थीटा, मैग्नीट्यूड में E1 E2 सेम, थीटा थीटा दोनों का सेम, बट एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से नेट अलजेब्रिक सम 0। इस साइड में दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट E आएगा कि नहीं? इन मैग्नीट्यूड E1 और E2 सेम थे तो मैंने उनको सीधा E ही लिख दिया, तो E cos थीटा ऐड होके 2E cos थीटा बना कि नहीं? किसी को दिक्कत? नंदनी बच्चा क्लियर है? हाँ जी, बाकी सबको पक्का? ठीक है सक्षम। अब हम E इसके अंदर वैल्यू डाल दो बच्चा, तो E जो नेट निकला है वो क्या निकलेगा, 2। E का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय डिस्टेंस क्या है बेटा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और cos थीटा। cos थीटा क्या करे, इस ट्रायंगल के अंदर किसी एक, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ध्यान से देखो, इनमें से किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे रेड वाले के अंदर ही लगा लो, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मेरे को cos थीटा निकालना है तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा कि नहीं? cos थीटा में बेस क्या है, a, हाइपोटेन्यूज क्या है
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं ए बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू दी पावर 1/2 लिख लूं, कोई दिक्कत? और इस ई नेट की डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग पी एक्स। इसकी डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग पी एक्स। इस डायरेक्शन को हमने एक्स माना। डन? किसी को दिक्कत? सॉल्व करो। 2qa, ये तो हमारा डायपोल मूवमेंट बन गया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2 बन गया। पावर 1 प्लस 1/2 इज 3/2। एंड सिंस r इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू r स्क्वायर ओनली। हो सकता है कि नहीं? अगर ये इसके इक्वल है तो हमारे पास E नेट बन गया है P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अलोंग px। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। किसी को परेशानी बचा? समझ में आ गया सबको? पक्का? अब जो हमने पिछली डेरिवेशन करी थी, याद करो जरा। ई एक्सियल की वैल्यू क्या निकली थी बच्चा? 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और ई इक्विटोरियल की कितनी निकली है? अगर मैं ई इक्विटोरियल के निकालूंगा तो p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ध्यान से देखो, सब कट गया, सिर्फ क्या बचा? 2। बना के नहीं? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन is twice the electric field intensity on equatorial line। समझ में आ गई बात? तो E axial by E equatorial का रेशियो क्या आएगा? 2:1। डन?